सभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो फिलहाल ये लग रहा है कि मोदी सरकार की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले में जहां इलेक्टोरल बॉन्ड को पहले उसने लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और उसके बाद सीबीआई के जरिए जो एक तरह से अपने लिए एक ढाल की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से सीबीआई को लताड़ लगाते हुए, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सीबीआई के जरिए सरकार को एक तरह से इनडायरेक्टली लताड़ लगाई गई है, अब उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देनी होगी एसबीआई को, चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को उसे पब्लिश करना होगा जब सब लोगों के सामने होगा। लेकिन इस सबके बीच क्या नरेंद्र मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है, जहां वो 370 और 400 पार का वो नारा दे रही है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये देखें तो लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, एक नहीं दो दो सांसद हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। एक चूरू से हैं और दूसरे हरियाणा से हैं। दो बड़े सांसद हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इंडिया गठबंधन में भी हम देखें तो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले के बाद क्या जो एक परसेप्शन की पूरी राजनीति है उसमें पिछड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं, वो उनके नारे खोखले तो हैं, लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के, क्या उसकी ये पूरी की पूरी जो तस्वीर वो बनाता है, क्या वो पूरी तरीके से धराशाही हो गई है? क्या अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाकई में अपनी आने वाली रैलियों में क्या इन तमाम बातों को वो उठा पाएगी, या अब बीजेपी कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग करने जा रही है ताकि इसकी वो काट लेके आ सके, ताकि वो अपने मीडिया मित्र मंडली जो है उसको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो पूरा ये ऑर्डर आया है उस पर किसी तरह से कोई भी खबर या कोई भी नैरेटिव जो है वो विपक्ष के हक में और सरकार के अगेंस्ट ना बन पाए। और यही वजह है कि अलग अलग तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि ये कहा गया फैसला आने के बाद कि 5 बजे 5:30 बजे मोदी जी जो है वो देश को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं संबोधित कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका एक ट्वीट जो है वो सामने आता है और पूरा का पूरा मीडिया जो है वो नतमस्तक हो जाता है और उस पर ही सारी बात करना शुरू कर देता है। यानी कि लगातार एक बबल क्रिएट करने का जो सिलसिला है नरेंद्र मोदी का, जो कि सिर्फ 24 घंटे तक रहता है और फिर उसकी हवा निकल जाती है, वो लगातार जारी है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार उसके ऊपर ऐसी पड़ी है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस हड्डी को वो उगले या फिर वो निगले। और अभी विपक्ष इस पूरे मौके को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले को ना सिर्फ उठाया गया बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ी गई और एक तरह से जीत उसके सामने है। लेकिन 15 तारीख का इंतजार सबको है, जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो लिस्ट जो है वो पब्लिक होगी और इससे पता चल जाएगा कि मोदी सरकार दरअसल किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करके और किन कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा और खासतौर पे इंटरनेशनली किन कंपनीज को फायदा जो है पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उनसे किस तरह का फायदा लिया जा रहा था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जो अपनी राय को बहुत से आप लोगों के सामने रखते हैं, हमेशा ही सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजू पेरुलकर जी। राजू जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। अभी की अगर हम बात करते हैं राजू जी, तो इस पूरे फैसले और उसके बाद जो राजनीतिक पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि किसी भी वक्त चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे वक्त में जब सिर्फ एक चुनाव आयोग बचे हुए हैं, एक जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और एक पहले से ही उनका अपॉइंटमेंट होना था जो अभी तक नहीं हो पाया है। रूल पहले चेंज किए जा चुके हैं, आपको पता है कि किस तरह से अब अपॉइंटमेंट होंगे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाले वक्त में, अभी जो तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मोदी जी जो है अपनी रैलियों में और धार देंगे, उसमें आप इस परसेप्शन में आप उनको कहां खड़ा देखते हैं? देखिए, मैं उस पे आता हूं, लेकिन फिर एक बार मैंने हमेशा की तरह वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं। कितने भी फेवरेबल कंडीशंस हो, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन मोदी जी के हाथ में है। उस ऐसे वक्त में ईवीएम पे चुनाव जब होंगे तो मोदी जी जो भी है खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं किसी का भी। तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जारी रहना चाहिए और ईवीएम में वीवीपैट जो है वो निकाल देना चाहिए और डायरेक्ट उसका बहुत सारा असर पड़ता है। उस पर मैं डिटेल
प्रोग्राम कर चुका हूं, खैर मैं उसके ऊपर और भी प्रोग्राम करूंगा। अगर ईवीएम का हम लोग बाजू रखें तो हम क्या क्या हो सकता है, अब आज इस पे चर्चा करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उसके। ये तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं, पीएम केयर जिसमें भारत स्वतंत्र भारत का लोगो लगाया गया, जिसमें .gov भी यूज किया गया जो अब हम और आप नहीं यूज कर सकते, जिसमें पीएम का नाम यूज किया गया, यानी कुर्सी का, पीएम यानी मोदी नहीं, पीएम यानी जितने पीएम है पीएम का पद, और वो फिर कहा गया कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और उसके ऊपर सुधा मूर्ति, रतन टाटा, ये सब देखिए ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसमें को कॉन्स्पिरेटर है जो प्राइवेट ट्रस्टीज है, ये आप समझिए। और पीएम केयर और इलेक्ट्रल बॉन्ड दोनों मिलके इस देश के इतिहास के सबसे महान और सबसे बड़े ऐसे भ्रष्टता के उदाहरण खड़े हो चुके हैं, ताकि अब आप ईडी और सीबीआई या आईटी जिसके घर जाती है और एक पॉलिटिशियन को उठा लेती है पीएमएलए के अंदर, तो उसको अपराध बोध तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि मोदी जी ने जो किया है। राफेल तो अलग है, उसका केस तो चल रहा है फ्रांस में, फिर ब्राजील में एक और वैक्सीन का केस चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोग को यह समझना चाहिए कि अपराध बोध से अगर कोई ग्रासित है तो उसको यह अपराध बोध नहीं रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट, मोदी सरकार भ्रष्ट भी है और फैसिस्ट भी है, और जो पहले वाले थे वो सिर्फ थोड़े बहुत भ्रष्ट थे जिनके ऊपर कार्रवाई करके मोदी जी अपनी एकदम साफ सुथरी छवि दिखाना चाहते थे। असल में उन्होंने कहा कि स्विस बैंक से पैसे लाएंगे, उन्होंने एसबीआई को स्विस बैंक बना दिया, जाकि वो उसका अपारदर्शी बना दिया। आज के डिसीजन के बाद आप ये मत समझिएगा कि राफेल के मामले में आपको मजेदार बात तो मालूम है ना कि फाइलें गुम हो गई, कहा गया फाइलें चोरी हो गई, फाइलें चोरी हो गई भारत के पहली बार आजाद भारत के इतिहास में फाइलें चोरी। आप अगर इनकम टैक्स के नोटिस आती है और आप कहती है जवाब में कि मेरी फाइलें चोरी हो गई, तो क्या आपको माफ किया जाएगा टैक्स? तो उनकी राफेल की फाइलें चोरी हो गई, तुषार मेहता जो कहे वही सही, ना खाता ना बही, ऐसे मामले हैं कोर्ट में। और पहले, उससे पहले के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके पास तो बंद लिफाफे दिए जाते थे राफेल के मामले में, और बंद लिफाफे अगर आप जब ये सत्ता से जाएंगे तब आप खोल के देखेंगे तो अंदर कोरे कागज रहेंगे। तो कुल मिला के ये बात है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आज का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उसमें एक बात है कि आपको ठीक से सीधा ऐसा संवैधानिक रूप से ठोस ये नहीं कहेगा कि ये बीजेपी के खाते में गए, ये कंपनी है और ये बीजेपी को पैसे दिए, ये कंपनी है और इन्होंने बीजेपी को पैसे दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको कंपनीज की लिस्ट और पैसे और पार्टीज की लिस्ट और पैसे मिलेंगे और आपको फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा काम है, हम कर लेंगे, वो टेंशन नहीं है, लेकिन बस अगर ऐसा इस तरह ऐसे एक्सेल शीट मांगती अगर सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक हो जाता हो, तो फिर और भी बात करने के लिए हो जाता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, संवैधानिक क्विड प्रो क्यो कैसे है वो तो धीरे धीरे उसके क्रोनोलॉजिकल वो सब डॉट्स जो है जो हम कनेक्ट करके उनको आधार बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो मोदी जी के बारे में कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कुछ खास परहेज नहीं है, परहेज बिल्कुल नहीं है, बस वो भ्रष्टाचार उनके आदमी ने करना चाहिए, उनसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर विपक्ष करे तो उनको प्रॉब्लम है, और वो विपक्ष करे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भ्रष्टाचार विपक्ष करने वाला है वो उनके साथ गठबंधन करता है, या विपक्षी दल का आदमी जो भ्रष्टाचार कर रहा है या उनको लगता है कि भ्रष्टाचार कर रहा है, वो बस बीजेपी ज्वाइन करे तो उनको उससे परहेज नहीं। ताकि कुल मिला के भ्रष्टाचार में मोदी जी को मोनोपोली चाहिए, जैसे अदानी। तो उस दिन अपने जो बाइडेन साहब ने एक ट्वीट डाला था, कैपिटलिज्म इज नॉट कैपिटलिज्म विदाउट कंपटीशन, इट इज एक्सप्लॉयटेशन। तो मोदी जी एक्सप्लॉयटेशन चाहते हैं, शोषण पे आधारित व्यवस्था मोदी जी चाहते हैं, और वो अडानी खुद, अंबानी और उनके 4 लोग साथी हैं, उन तक 22 लोग हैं, उन तक सीमित हो रहे हैं, उनके मजे ले सके, और बाकी लोगों को तो क्या हाथी का खाना दे तो पत्रकार आजकल खुश हो जाते हैं। यानी वो इंसान का खाना भी नहीं उनको चाहिए, हाथी का भी चलता है, तो कुत्ते का नहीं, कुत्ते का भी चलता है, खैर तो वो बात अलग है, लेकिन वो कुत्ता नहीं था, वहां हाथी थे तो हाथी का खा लिया, चलो उस पर भी चल दिया।
तो बात यह है कि मीडिया की स्थिति यह है कि वो हाथी का खाना खा रहे हैं और कुत्ते के बिस्किट खा रहे हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थिति है कि किसी की अंतरात्मा जगती है तो वो ज्यादा से ज्यादा रिजाइन कर सकता है, जैसे अरुण गोयल साहब ने किया। तो अब राजीव कुमार ही रह गए। अब राजीव कुमार अकेले लोकतंत्र की हत्या करने में सफल हो जाएंगे ईवीएम के सहारे, या फिर दो लोग जो मोदी जी, अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कमिटी से उन्होंने बाहर कर दिया अपने ब्रूट मेजोरिटी पे बीजेपी ने, यानी मोदी जी अब तय करेंगे कि कौन कमिश्नर होंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर कोई भी बन सकता है, हो सकता है वो मशीन का वो जो उस दिन चंडीगढ़ में था वो भी बन सकता है, संबित पात्रा भी बन सकते हैं, या हो सकता है राहुल कंवल भी बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने हाथी का खाना खा लिया है। तो कोई भी बन सकता है इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग का। तो मोदी जी तय करेंगे, जो अब भी उसमें भी खाता ना वही जो मोदी जी का है वो सही। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना अभी टली नहीं लोकतंत्र के साथ होने वाली, लेकिन हमको ये पक्का मालूम हो गया है कि ये दुर्घटना किससे हुई है, कौन कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो मोदी जी अब अपने पाक साफ दामन के बारे में कोई दावा नहीं कर सकते। अभी डर के मारे अचानक सारे गोदी मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में बोलना नहीं था, तो कि मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। उनको लगा 8 बजे वाली संबोधन पहले जो 2016 में होते थे तो लोग डर जाएंगे, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीम कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा क्या चांद पर जाएंगे क्या अभी। तो ऐसी बातें हो रही है। तो आप समझिए कि उस दिन उनकी फोटोग्राफ आई है, उसमें जो दूल्हा सजता है जिस तरह से निकाह के दिन, वैसे वो सजाए हुई फोटोग्राफ आई है। तो बाकी पर आज तक के 15 प्राइम मिनिस्टर और उनकी साथ में फोटो लोगों ने मीम करके भेज दी, लगा दी। तो वो बात नहीं रही अब कि उनके बारे में जितनी पोल पट्टी खुल सकती थी खुल गई। लेकिन इलेक्शन जितना भी बहुत जरूरी है, तो ईवीएम का बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम है। और ईवीएम खुद का स्वभाव नहीं है। ये नए 2 कमिश्नर आएंगे, वो मोदी जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाएंगे, तो मोदी जी अपॉइंट करेंगे। और राजीव कुमार भी कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई अंतरात्मा जागी हुई है, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं उन्होंने, ऐसा दिखा नहीं। तो ये एक बड़ी बाधा है विपक्ष के सामने। अगर ये बाधा हट जाती है ईवीएम और ये इलेक्शन कमीशन वाले प्रॉब्लम को, तो फिर मोदी जी को 80 सीट से ज्यादा मिले तो मैं पॉलिटिकल कमेंट्री करना बंद कर दूंगा। मोदी जी की लोकप्रियता 2 से 3% से ज्यादा नहीं, और उनके भक्त है वो तो रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि देखिए दुनिया में डॉन के भी भक्त रहते हैं, माफिया के भी भक्त रहते हैं। अल कपोला का आज भी शिकागो में आपको वो मेमेंटो मिलता है, मेरे रेफ्रिजरेटर पर मैंने लाके रखा है, यानी लगाया है, चिपकाया है। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका भी मिलता है। तो यादगार भले तो भक्त हमेशा क्या है, अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो तो फिर यादव जी भगवान है। सवाल लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर ये 370 और 400 पार की जो बात कही जा रही है, एक तरफ इसका पूरा एक तरह से एक तस्वीर जो है, लार्जर देन लाइफ जो है, वो तस्वीर क्रिएट की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है, इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु। 370 400 पार की बात कही जा रही है, और उसके उसके साथ साथ एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं नरेंद्र मोदी को इतने सारे दलों की जरूरत पड़ रही है अलग अलग जगहों पे। सब जगह वो गठबंधन कर रहे हैं, किसी को डरा कर रहे हैं, किसी को किसी और तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग करते हैं, जहां हजारों की तादाद में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं और फिर उनसे मोदी 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 करवाते हैं और 400 पार के नारे लगवाते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें जो क्रिएट की जा रही हैं, आखिर इसमें जो आम पब्लिक है, जो जनता है, जिसको जाके वोट करना है, उसको आप कहां खड़ा देखते हैं? उसकी अभी फिलहाल दिमागी कैफियत को कैसे देखते हैं आप? देखिए उनकी लोकप्रियता का बबल फूट चुका है, क्योंकि उस दिन सुदर्शन चैनल उनका ही चैनल है करीब, तो उसी पे उन्होंने वोटिंग किया था। तो राहुल गांधी को कई परसेंट ज्यादा वोट मिले थे, 67% मिले थे, और मोदी जी को कहीं कम मिले थे, तो उन्होंने डिलीट ही कर दिया। फिर स्क्रीनशॉट घूम रहे थे बाद में। तो उनकी कोई लोकप्रियता का सवाल उठता नहीं है। भक्तों में लोकप्रियता होना कोई लोकप्रियता नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसे गली गली में लोग हैं जिनके उनके भक्त है, और वो अपने अपने पर्सनालिटी का विलय कर चुके हैं अपने गुरु के, यानी भगवान के शरीर और आत्मा में।
तो भक्तों का छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले छोड़ दीजिए। ये उस दिन वो जो इन्फ्लुएंसर की मीटिंग हुई उसमें वो भी थी व्यक्ति जिनके बीफ खाने के बारे में भक्तों को आपत्ति थी और उन्होंने बहुत सारा ट्रोल किया था, तो थूक के चाटा उन्होंने। फिर मोदी जी के सामने वो खड़े रहे तो फिर उनकी सराहना करते हुए भक्त नजर आए। तो उनकी भी मदद लेनी पड़ रही है, जो बीफ खा रहे हैं उनकी मदद तो पहले से है, जो बीफ बेच रहे हैं और गौ माता को माता भी बोल रहे हैं। दूसरी जगह जाकर वो अरब कंट्रीज में जहां गौ माता को रोज का भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर गले भी लगा रहे हैं। तो ये जो पैराडॉक्स है उनके अपने जीवन का, वो पैराडॉक्स कहां से आता है? तो झूठ से आता है। देखिए, सच बोलो आप तो आपको कुछ झूठ याद भी नहीं रखना पड़ता और आप बहुत सरल और स्वस्थ व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। लेकिन ये सब ये जो नौटंकी है वो 10 साल तक करना कोई आसान काम नहीं है। अपने आप में एक और बड़ी नौटंकी हो जाती है। 10 साल एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। तो आज एक करो, उसके ऊपर दूसरी करो। अब मुझे 50 दिन दे दो, नहीं तो जो चौराहे पे कहो मैं खड़ा रहूंगा। तो 50 दिन के बाद तो फेल्योर आ गया। आज तक नोटबंदी का कोई बात नहीं करता, किस चौराहे पे आए प्रधानमंत्री? नहीं आए। तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की पोल पट्टी खोल गई। तो बात यह है कि ये तो भ्रष्ट, असंवैधानिक और अपारदर्शी चीज की है उन्होंने। तो इसके लिए पहले तो प्रधानमंत्री, फिर वित्त मंत्री और वो को कॉन्स्पिरेटर के रूप में चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि राजीव गांधी, इंदिरा जी, जहां तक नेहरू तक की इस्तीफे की मांग हो चुकी थी। राजीव तो अपने ना किए हुए गुनाह के लिए सजा भी पा गया और बाद में शहादत हो गई उनकी। तो ये बात है कि प्रधानमंत्री को फौरन इस्तीफा देना चाहिए कि ये मॉरलिटी भी नहीं है, इसमें क्लियर भ्रष्टाचार है, अपारदर्शी है और उसमें बीजेपी का बहुत फायदा हुआ है। और उसमें क्विड प्रो क्यों है? सिर्फ क्विड प्रो, सीबीआई, आईटी और ईडी का यूज करके इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है पैसे का। ये सब कल अब जब आ जाएंगे नंबर, अगर चोरी नहीं हुए और या जले नहीं तो कल तक आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है ना, यानी सीबीआई। देखिए, एसबीआई का चेयरमैन इतना पावरफुल तो आरबीआई का चेयरमैन भी नहीं रहता, गवर्नर भी नहीं रहता आरबीआई का, कि वो बिना प्रधानमंत्री की आज्ञा लिए ये सब, और ऐसे वक्त में ऐसे प्रधानमंत्री के होते हुए कि ये सब करे। या वित्त मंत्री की भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं है। तो वित्त मंत्री और ये को कॉन्स्पिरेटर है और इसमें कोई अप्रूवर भी बन सकता है बाद में, लेकिन प्रधानमंत्री मेन जिम्मेदार है, उनको रिजाइन तो करना ही चाहिए। और इसके ऊपर जब तक पूरे कोर्ट में, अदालत में इसका पूरा वो नहीं चलता, पीएम केयर और इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस, और उसका फैसला नहीं आता, उनको किसी भी पद पे नहीं बैठना चाहिए। और ये बीजेपी को खुद को तय करना चाहिए, संघ को खुद को तय करना चाहिए। अगर ये राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं तो मोदी सर्वोपरि कहां से हो गया? संघ परिवार का अचानक मोदी का परिवार कैसे बन गया? जवाब दे। तो अभी इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे एसबीआई दौड़ा दौड़ा गया सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आज फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है वो सब कुछ हमने देखा है और सबको 15 तारीख का इंतजार है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि ये जो नैरेटिव बनाया जाता है राजू जी, कि एक वीडियो जो है रिलीज की गई है जहां पर ये कहा गया है कि देखिए मोदी जी ने वादा किया था, उन्होंने वॉर रुकवा दी, उन्होंने जंग रुकवा दी, ये बात उनकी तरफ से जो है वो कही जाती है। इस तरह की प्रोपेगेंडा जो पूरी की पूरी वीडियो है वो रिलीज की जाती है। हम भले ही कितना ये दिखाते रहे कि कैसे ये झूठ था, खुद सरकार की तरफ से इसको नकारा गया है, ये हम कितने ही कहने की कोशिश करें, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए जो लोगों के घर घर इसे पहुंचा दिया जाता है उसका काट क्या है, उसको किस तरह से काटा जाए, क्योंकि दिन रात हर कोई व्हाट्सएप पे बैठकर जो पाता है और जो आईटी मशीनरी है बीजेपी की जो उनके दिमाग से खेलती है, उसे हैक करती है, उनके पास तक ये तमाम खबरें जो है वो पहुंचाई जाती हैं। इसकी काट तो कोई विपक्ष को ढूंढनी पड़ेगी। इसकी काट एक है कि जानवरों का खाना, ये जो ओलिगार्क है उनके घर जाके जो खाते हैं पत्रकार, उनके खिलाफ जनता को बगावत करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी काट है इसकी। ये लोग गलत फैला रहे हैं। 2000 के नोट की चिप आपने याद होगी आपको, वो नोट में चिप है, सैटेलाइट से देखा जा सकता है। बाद में 2000 की नोट ही गायब होगी सैटेलाइट से वो बात अलग है कि वही गायब करनी पड़ी। तो ये जो अब, हाँ, वॉर रुकवा देने की बात आपने बहुत अच्छी कही। वॉर रुकवा दिया तो क्या अभी वॉर रुकवा दिया तो बाद में क्या कहा मोदी जी ने कि वॉर चालू करो अभी,
या कबड्डी का है, कबड्डी का खेल हो रहा था या क्रिकेट का हो रहा था क्या, कि फुटबॉल की मैच हो रही थी कि रुकवा दिया, फिर अब शुरू करो, हाँ शुरू करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपने विदेश मंत्रालय ने भी एक बार कहा है, वहां से आने वाले लड़के और लड़कियां जो स्टूडेंट्स थे उनकी पीड़ा हमने सुनी है, सरकार ने उनको कुछ भी नहीं दिया। और वॉर इतने रुकवाने का शौक और दमखम रखते हैं मोदी जी, तो मणिपुर में क्यों नहीं रुका? मणिपुर में तो जवान गायब हो रहे हैं और पुलिस सरेंडर कर रही है हथियार, वहां क्यों नहीं वो छोटा सा जो वॉर चल रहा है वो क्यों नहीं रुकवा रहे हैं मोदी जी? तो वॉर कुछ रुकवाया नहीं उन्होंने। वो ये सब वो 2000 के नोट की चिप है, और ये अपना नोएडा वाली जो गोदी मीडिया है वहां से आता है। तो उनको उनका पूरा बंदोबस्त, जनता उनके खिलाफ जब तक क्रांति के लिए खड़ी नहीं रहती तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। क्या हाथी का खाना मैं खा सकता हूँ? क्या 2000 के नोट को ऊपर से देख सकता हूँ? ये सारी जो मनगढ़ंत बातें हैं, वो मनगढ़ंत बातें तब तक आती रहेगी। मोदी जी के बारे में महान चीजें, जो चीजें उन्होंने की, मगरमच्छ पकड़ा था और उन्होंने। उसके साथ साथ जी, और उसके साथ लोग फिर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही था, अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है रुकवाया जा सकता है, मणिपुर में जो पिछले 1 साल से हो रहा है उसको क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं फिर नरेंद्र मोदी? और आपने भी देखा ही होगा कि किस तरह से एक चैंपियन जो है वो रोकर, जीतने के बाद रोकर वो कह रहा है कि कैसे क्या कैंप्स की वहां पर हालत है, क्या कुछ मणिपुर में हो रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि मोदी जी आप कुछ करिए, उसको रुकवाइए, वो कहता है। और उसके बाद जो है तब भी इस तरह की जो कहानियां हैं वो गढ़ी जाती हैं, और ये सब कुछ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और जो मीडिया पूरी तरीके से गुलाम है उसके जरिए सब कुछ करवाया जा रहा है। नहीं, और बात यह है कि वो क्यों लद्दाख में वांगचुक इतना एब्रोगेशन 370 के बाद लद्दाख सुनहरा प्रदेश होने वाला था, तो वांगचुक उनको सपोर्ट करने वाले थे, अब वो अनशन पे बैठे हैं। खैर ये सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ के कुछ फायदा नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो एक बात है। दूसरी बात है कि मणिपुर का तो जो मैंने बोला वो, और वो आज चैंपियन बोला, लेकिन कितनी सारी औरतों ने बोला कि वहां नंगी परेड कराई गई, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है अपनी बहनों की वहां के। तो ये सारी चीजों के बाद मोदी जी कभी गए नहीं वहां, और हमें पता नहीं है। अब शैला रशीद छोड़कर कश्मीर में अमन और शांति आ गई है, ये किसी को नहीं मालूम। तो बात यह है कि ये शैला रशीद इनके लिए देश के दुश्मन थी, तो अचानक शुक्रान प्रधानमंत्री लिखने लगी, वो तो दोस्त हो गई। तो ये बात, ये जो इनकी कसरत है उसकी खुद में अब हंसी भी आती है, लेकिन दिस इज डेंजरस फॉर द नेशन एंड द होल फैब्रिक ऑफ द नेशन, सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन। We are not, we are now enslaved by this गोदी मीडिया एंड मोदी गवर्नमेंट। और उन्होंने यूनिलैटरल जंग छेड़ी है मोदी सरकार ने अपने संविधान और अहिंसा और कानून पालन करने वाले नागरिकों के खिलाफ। और कितने दिन ऐसे दबाते रहेंगे? अब जो साईं बाबा बाहर आ गए हैं, डीयू के प्रोफेसर, वो जो कहानियां कह रहे हैं वो 90% पूरी तरह से अपाहिज है। उनको जिस बर्बरता से उनको ट्रीट किया गया उसमें कोर्ट भी शामिल है, तो कोर्ट भी को कॉन्स्पिरेटर है। स्टैन स्वामी को उन्होंने स्ट्रॉ तक नहीं दिया, और उमर खालिद तो अभी भी अंदर है, और भी लोग हैं। कश्मीर में एक पत्रकार को छोड़ा, फौरन उठा लिया उनको, तो यूपी से कश्मीर पुलिस ने उठा लिया। ये कौन सी बर्बरता है, और ये कौन सा देश चलाना है? इस तरह से देश चलाया जाता है? ये आपके नागरिक है, हम नागरिक है, वी द सॉवरेन पीपल ऑफ द कंट्री। तो हमारी रक्षा करना, हमें वेलफेयर स्टेट देना, ये प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का यानी बहुत बड़ी ड्यूटी है। और वो कर क्या रहे हैं? हमारा दमन, हमें प्रजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद राजा बना रहे हैं, राजा बन रहे हैं, हाथ में त्रिशूल ले रहे हैं। कभी वो क्या वो मेंगल क्या वो जो, जी सिंगोल, सिंगोल सिंगोल जी। हाँ, तो नाम, हाँ, ये अब इतना पुराना हो गया कि नाम तक नहीं हमको याद। इतने राजा पुराने वाले लेते थे। सिंगोल लिया, कभी त्रिशूल लिया। यार ये नौटंकी चल रही है। यार ये रात को हमारे यहाँ कोंकण, यानी महाराष्ट्र में कोंकण में, यानी कर्नाटक में भी होता है, जो आपने कांतारा फिल्म में देखा, तो महाराष्ट्र में उससे दशावतार होता है, उसमें ऐसे ही करते हैं सब। राजा कोई, मैं अभी राजा बनता हूं फिर मैं ये दिखाता हूं, वो सब चल रहा है देश में। और गोदी मीडिया ढोल पीट रही है, जैसे सती जाते, हम जनता सती जा रहे हैं और उसके हम चीखे सुनाई ना दे, इसलिए गोदी मीडिया रोज ढोल पीट रही है।
तो जी, एक बिल्कुल। और एक और ढोल पीटा जा रहा है अभी राजू जी। ये कहा जा रहा है कि सीए को लेकर जो है वो अधिसूचना जारी करने जा रही है सरकार, और वो किसी भी वक्त हो सकती है, और उसको लेकर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। आपको पता ही है कि सीए एनआरसी के दौरान क्या कुछ हुआ था, किस तरह से शाहीन बाग से लेकर तमाम चीजें, और उसका फायदा फिर सरकार को कैसा हुआ था, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि दरअसल सीए के जरिए मुसलमानों को उनकी जो है वो औकात जो है वो दिखाई जाएगी, उनको कागज दिखाने पड़ेंगे, ये तमाम चीजें नैरेटिव गढ़ा जाएगा। भले ही ऐसा ना हो, लेकिन सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी, ये आपको पता है। इसका असर आप कितना देख रहे हैं? चुनाव से एन पहले एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो बहुत मजबूत हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, 400 पार उनको सीटें मिलने जा रही हैं, और 370 जिन्होंने हटाया उनको 370 मिलेंगी, राम मंदिर उन्होंने बनवा ही दिया, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, 56 इंच की उनकी छाती है, एक अकेले हैं और सब पर भारी हैं। उन सबको इतने ज्यादा बैसाखियों की, इन तमाम चीजों की फिर जरूरत क्यों पड़ रही है? सीए की अधिसूचना जारी करना इलेक्शन से जस्ट पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो उससे पहले ये पूरी तैयारी करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात है कि सीए का परिणाम सिर्फ मुसलमान नहीं भोगेगा। सीए एनआरसी इतना भयानक है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते, पिछले 15 दिन पहले मैं पुणे में गया था। पुणे में मेरे हाथ से 2 अवार्ड दिए गए, और इसमें एक जिशान कास्कर जो वायर के पत्रकार है, उनको दिया गया ऊर्जा अवार्ड, और दूसरा जो अवार्ड था वो शैला यादव करके एक कार्यकर्ता है, वो बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, तेज है और यंग है, एकदम डायनेमिक है, उसको दिया गया। तो वो शैला यादव काम क्या करती है आप समझिए, सीए एनआरसी का असर किस पे होगा? सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होगा, और बहुत बड़े पैमाने पे वो काम करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों में। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो जो धनगर हैं या घूमते रहते हैं ना, जो हमेशा एक जगह नहीं रहते, यानी जो ये समाज का हिस्सा है लेकिन एक जगह नहीं रहते। कई लोगों को ब्रिटिशों ने अपराधी घोषित कर दिया है, आज तक उसमें बदलाव नहीं है सीआरपीसी में। तो ऐसे 50, 60, 70, 80 ऐसे ट्राइब्स हैं जो देश में घूमते रहते हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा उनकी ये है, आबादी है। तो उनके पास ना कोई आधार कार्ड नहीं, उनके दादा का कोई पता, आधार कार्ड वगैरह, तो उनको लिखने पढ़ने ही नहीं आता कई लोगों को। तो उनकी, शैला यादव का काम बेसिकली यह है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग में जाना, चुनाव आयोग में उनको वोटर बनाना, और वो इतना मुश्किल काम है कि वो बहुत कम लेवल पे कर पा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। तो वो कह रही है जब सीएएनआरसी आ जाएगा तो ये सारे सिटीजन ऑफ नो नेशन ऐसे बन जाएंगे, वो किसी भी देश के नागरिक नहीं रहेंगे। तो आप ये समझिए, गाज सिर्फ मुसलमानों पे नहीं गिरेगी, वो हिंदू भी नहीं है। आप समझिए कि वो हिंदू में भी हिंदू नहीं है वो, यानी हिंदू सो कॉल्ड, जो जिसको हिंदू परंपरा के कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, तो उसमें भी वो आते नहीं, ट्राइब्स यानी विमुक्त। तो वो जो है, जो अपने जो पशु है उनके साथ घूमते रहते हैं, कुछ लोग भविष्य देखते हैं, कुछ लोग बहुरूपिये का काम करते हैं, पीढ़ियों से ये सब कर रहे हैं। तो ये सारे जो देश भर में, देश भर में बंजारे जो जिस तरह से कबीले होते हैं ना उनके, उस तरह से, तो उनको सीएएनआरसी सबसे ज्यादा डैमेज करेगी। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है। उससे और भी लोग हैं जिनकी जो जो काम करते हैं खेतों में वगैरह, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, जिनके काम करने की वजह से उनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, तो अंगूठे है ना वो फ्लैट हो जाते हैं, वो अंगूठे का छाप ही नहीं रहता कुछ। अब मेरे पापा हैं, वो 85 है, उनको अंगूठे का छाप नहीं आता। तो ज्यादातर खेत में जो काम करते हैं उनको बहुत जवानी में ही अंगूठे का छाप आना बंद हो जाता है, तो वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे जिनके दादा है, उनके पिता है, तो फिर वो हिंदू ना मुसलमान है, ना वो ट्राइब है, ना कुछ, तो उनका भी क्या होगा? आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इतने आसानी से दे देगा उनको, क्योंकि बस उन्होंने गणपति के सामने हाथ जोड़ा, या भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ा, या राम मंदिर जाके आए तो दे देगा सर्टिफिकेट? तो उनकी मुश्किलों की कोई सीमा नहीं होगी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। फिर गन्ना तोड़ मजदूर है, उनका भी ऐसे ही हाल है, जिसके ऊपर मेरा रिसर्च है बेसिकली।
मैं रिसर्च किया है, वो मेरा सब्जेक्ट गन्ना तोड़ मजदूर है, मैं वहां जाके किया, पूरा देश में और देश के बाहर भी। तो सिर्फ महाराष्ट्र में देखिए तो मराठवाड़ा रीजन से वेस्टर्न महाराष्ट्र में कारखाने हैं, वहां जाते हैं गन्ना तोड़ मजदूर, पूरा घर का घर जाता है, उसको गाड़ी बोलते हैं, एक आदमी जाता है तो उसको कोईता बोलते हैं, तो वो खैर वो जाते हैं तो, और रहते हैं, वो जो झोपड़ी है उसको झुग्गी झोपड़ी, वैसे वो खोपी बोलते हैं मराठी में। तो उन लोगों का कोई उनके पास कागज नहीं होते, और उनकी औरतों पे अत्याचार होते हैं, इसलिए वो हिस्टेक्टोमी पहले ही कर लेती है ताकि प्रेग्नेंट ना रहे जवानी में ही। इतना भयंकर हालात है। तो बिल्कुल। ये लोग इसी भी जो है में जी, क्यों मैं ये बताना चाह रही थी दर्शकों को कि दरअसल सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो सरकार ने जारी कर दिया है और अब सीए देश भर में लागू हो गया है, और एनआरसी नहीं, सीए की सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और सिटीजन जो अमेंडमेंट जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि दरअसल जो तीन तीन मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से जो मुस्लिम हैं, अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं हिंदुस्तान में तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। बाकी और जो धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। तो ये दरअसल नोटिफिकेशन सीए का जो है वो जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है इससे आसाम या फिर पश्चिम बंगाल, इस तरह के जो राज्य हैं उसमें सरकार अपना एक नैरेटिव सेट करेगी और उसके साथ साथ पूरे देश भर में। और आपको पता ही है कि सांप्रदायिकरण, देश का ध्रुवीकरण, यही वो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार खेलती है, और लगातार 2014, 2019 और तमाम राज्य के चुनाव में उसने इससे किस तरह का फायदा हासिल किया है, उसने कैसे देश को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ये भी किससे छिपा नहीं है। और इसीलिए आपको पता है कि नफरत के इस पूरे बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी ने की थी। आपका लास्ट कमेंट में इस पे चाहूंगी कि सीए का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जी बुशरा जी, इसमें जो आपने कहा कि एनआरसी में, तो मैं एक सिर्फ दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। एक तो बांग्लादेश से यहाँ कौन कोई क्यों आना चाहेगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का इंडिया से अब ज्यादा है। तो बांग्लादेश के परराष्ट्र मंत्री ने, विदेश मंत्री ने बोल भी दिया है कोई होगा तो वापस भेज देना, और आपके यहाँ से कोई होगा तो देना, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी शर्ट पे आजकल मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता है, आप विदेश में जाके खरीदेंगे तो बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हब बनने गया उद्योग का। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान से यहाँ आके कोई रहने वाला नहीं है। पहली बात तो यहाँ से ब्याह होकर हैदराबाद से, मेरे पहचान के कितने सारी लड़कियां पाकिस्तान में रहती है। हैदराबाद से क्यों? मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े वकील है, गोडबोले, उनकी बेटी है, दो बेटियां हैं, उसमें से एक बेटी ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, वो वहां रहती है। तो ये सब जो है वो नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन ये बकवास है, और इसका कोई ना आगाज है ना अंजाम है, इसकी ना शुरुआत है ना अंत है। ये मूर्खता है पूर्णता, और ये यानी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और हमारे देश के संविधान के भी खिलाफ है। दूसरी बार ये बात भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने जा रही है सरकार। और कागज मत दिखाओ, कागज दिखाओ कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कागज दिखाने तो कोर्ट में क्यों बीच में आना पड़ा? तो कागज दिखाते सीना तान के। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जी जी बिल्कुल। और अभी यही देखना है कि जाहिर सी बात है सीए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस तरह से अभी राजू जी कह ही रहे थे, और इसको लेकर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पिटीशन जो है वो कोर्ट में दाखिल की गई हैं, और अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या कोर्ट इसको लेकर भी कोई किसी तरह कोई संज्ञान लेता है, और जो पिटीशन दाखिल की गई हैं क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई रूलिंग आती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये साफ बात है कि ये एक तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए एक शगुफा जो है वो फिर से छेड़ा गया है, और इतने 5 साल तक सरकार जो है वो चुप रही, और इलेक्शन से जस्ट पहले सीए को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी करना जरूर ये दिखाता है कि सरकार, मोदी सरकार जो है वो भले ही दिखाए कि वो कितनी मजबूत है, लेकिन वो कितनी नर्वस है उसका इलेक्शन से पहले हर स्टेप ये जरूर दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।